चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो हिंदी का टॉपिक करने वाले हैं, पहली बात तो ये कि जो हम टॉपिक करेंगे धीरे धीरे करेंगे और उम्मीद मैं ये करती हूँ आपसे कि आप जो फर्स्ट जो अब चलेगा, सबसे पहला टॉपिक हमारा वर्ण विचार का चलेगा, उसको बहुत ही धीरे धीरे से समझना है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ण विचार थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि है ये क्या है, बट ये वर्ण विचार जो है हमने इसको अच्छे से समझना है। तो हम आगे पर डे इसको करते जाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स तो बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं, उनमें हमारा इंटरेस्ट भी काफ़ी बन जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें इंटरेस्ट बन जाता है और हम इंटरेस्ट के साथ ये टॉपिक करते हैं। पर सबसे पहला जो टॉपिक होता है ना वर्ण विचार का, वो टॉपिक हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं बनता है, बट हमें इंटरेस्ट बनाना है और धीरे से समझना है इसको। चलो फ्रेंड्स, ठीक है, शुरू करते हैं। वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। देखना, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है। हम कहते हैं कि सबसे ना पहले सबसे छोटी चीज़ आती है, जैसे वर्ण आ गया। वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है। मैं एक बार आपको ये सीरीज बता देती हूँ। वर्ण, ठीक है, वर्ण से क्या बनता है? हमारे पास शब्द बनता है या पद बनता है। शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य से क्या बनते हैं? वाक्य से क्या बनता है? भाषा बनती है। ठीक है, अगर कई बार ऐसे भी आ जाता है कि वर्ण से भी कोई छोटी चीज, तो वर्ण से भी छोटी चीज होती है ध्वनि। ठीक है, अब भाषा। भाषा से ये पूछा जाता है कि भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है, तो हम कह देते हैं वर्ण है। ठीक है, भाषा की छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सार्थक इकाई पूछी जाती है, सार्थक इकाई जिसका अर्थ निकलता है। भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई तो वो होती है वाक्य। छोटी इकाई पूछी जाती है तो छोटी इकाई, ठीक है, तो वो होती है वर्ण। अब बात आती है ये ध्वनि क्या है। ठीक है, ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है, ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है, उस चीज़ को भी हम करते हैं। पहले एक चीज़ हम समझते हैं कि भाषा होती क्या है। वीडियो इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक बार आप अपने अपने इसको रिफ्रेश कर लो थोड़ा सा और क्वालिटी कम कर लो। ठीक है, तो शायद आपको अच्छे से दिखेगी। हेलो सोनू, प्रीत, अब यस, पहले मुझे शो नहीं हो रहे थे आपके कमेंट्स, अब शो हो रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे साथ साथ बताते जाना कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया। पर प्लीज़ ये जो ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्ण विचार है, थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि एक चीज़ स्किप हो गई माइंड से तो फिर वो नहीं होगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान से करना है हमने। ठीक है, हेलो सोनू, यस। अब भाषा, अगर मैं पूछूं आपसे भाषा क्या होती है, ठीक है, भाषा क्या होती है, तो हमें सबको पता है कि भाषा क्या होती है ना। हम फटाफट से कहेंगे कि भाषा क्या होती है? विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, भाषा क्या होती है? विचारों का आदान प्रदान, यानी कि मैं बोल रही हूँ आपको समझा सकूँ और आप कुछ कहो तो मुझे समझा सको। अगर आपने अब कुछ कहना, आप कमेंट्स में लिख रहे हो, इट मीन्स मुझे समझा रहे हो, मैं समझ रही हूँ, मैं आपको अपने विचार समझा पा रही हूँ, इट मीन्स ये क्या है? भाषा है। ठीक है,
है? ठीक है, ओके, एक बार रिपीट कर दो। ओके, रिपीट करती हूँ अभी। चलो रिपीट कर रही हूँ मैं, एक बार वो बार बार कह रहे हैं कि रिपीट कर दो, तो रिपीट कर रही हूँ मैं कि क्या क्या होता है। देखना, सबसे पहले क्या चीज़ आती है हमारे पास, भाषा का मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप अब ध्यान से सुनते रहना। भाषा सबसे पहले चीज़ है। भाषा क्या हो गया? विचारों का आदान प्रदान। ओके, तो भाषा होती क्या है? भाषा क्या है? संस्कृत भाषा के भाष शब्द से बना है, ठीक है। संस्कृत भाषा के, ये संस्कृत का एक वर्ड है, संस्कृत का। बस छोटी छोटी चीज़ नोट कर लेना, क्योंकि उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बट छोटी छोटी चीज़ जरूर आप खुद से नोट कीजिएगा। पीडीएफ हमें तभी समझ आएगी जब हमने छोटी छोटी चीज़ें हमने नोट कर रखी हूँ, ठीक है। भाषा क्या है? संस्कृत का शब्द है। संस्कृत के कौन सा शब्द? भाष शब्द से बना है, भाष शब्द से बना है, ठीक है। अब भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल रिपीट कर रही हूँ मैं। अब ये लगा लो कि ये शुरू से शुरू हो रहा है, वो वाला दोबारा मैं लिख दूंगी जो मैंने पहले लिखा था, ठीक है। संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? बोलना, बोलना, ये चीज, ठीक है। लिखकर और बोलकर विचारों का प्रकट करना, बिल्कुल प्रीत, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि अभी मैंने ये लिखा था अभी कि भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है? सार्थक इकाई, ठीक है। अगर मैं पूछूं भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है, ठीक है। कौन सी इकाई होती है भाषा की सार्थक इकाई? वाक्य। सार्थक का मतलब देखना, सार्थक जो अर्थ प्रकट करे, और सबसे छोटी इकाई कोई अर्थ नहीं होता कि कुछ भी लिख दें, तो हम कह रहे हैं वर्ण होती है। सार्थक इकाई कौन सी होती है? वाक्य। अब ये चीज नोट करते जाना कि जो वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई, ध्यान रखना, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य यानी कि जो वाक्य से थोड़ा सा छोटा होता है, वाक्य का अंग होता है, उपवाक्य जिसको बोला जाता है। आगे आगे उपवाक्य भी बताऊंगी मैं, ठीक है। उपवाक्य, अगर अब पूछा जाता है उपवाक्य से भी छोटी इकाई होती है क्या? हाँ, बिल्कुल होती है। तो उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी आ जाएगी? पदबंध, पदबंध, ठीक है। और अब ये वर्ड अब आने लगा है पेपरों में, पहले इस वर्ड को नहीं लिया जाता था, अब इस वर्ड को पेपरों में लिया जाता है, ठीक है। सार्थक इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। अब पदबंध क्या होता है? पदबंध, चलो पदबंध भी वर्ड आएगा तब मैं बताऊंगी। अब पूछा जाता है कि पदबंध से छोटी इकाई कौन सी होती है? पद। अब मेन बात की, ये पद क्या होता है, तो ध्यान रखना, पद और शब्द एक ही बात होती है, पद और शब्द एक ही बात होती है। पद और शब्द, शब्द मान लो मैंने लिखा कमल, कमल शब्द है, बट अब शब्द मैंने ये कह रही हूँ कि कमल सुंदर फूल है, ठीक है। कमल का फूल सबसे सुंदर है, तो वो शब्द होते हुए भी हम उसको क्या कहेंगे कि वो पद है, ठीक है। पद और शब्द का समझ आ गया? बिल्कुल। वर्ड वीडियो रुक रही है, जिसका कोई मीनिंग निकले, बिल्कुल। मनदीप, मनदीप एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करके देख लो, अभी मुझे नहीं पता चल रहा कि क्यों रुक रही है, ठीक है। फिर जल्दी से, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, हो रहा है, एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करके देख लो, शायद फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। समझ आया? सार्थक वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पदबंध से पद, पद या शब्द। अब पद से छोटी इकाई भी कोई होती है? हाँ बिल्कुल होती है। पद से छोटी इकाई जो है, यहाँ पे लिख रही हूँ, पद से छोटी इकाई कौन सी होगी? अक्षर। पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि या वर्ण। बट ध्वनि और वर्ण भी एक ही बात नहीं है, यहाँ पे मैं इसका उल्लेख जरूर डाल रही हूँ, बट ध्वनि और वर्ण में भी अंतर है। अब देखना, पद, अब अक्षर, ध्वनि, वर्ण, आज हम इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत
इसमें कन्फ्यूज़न होती है। हम सोचते हैं अक्षर ध्वनि वर्ण एक ही बात होती है, बट तीनों में डिफरेंस है, वही हमने आज क्लियर करना है। थोड़ा बड़ा लिखो मैम। ओके विजय, ओके ठीक है, अभी थोड़ा आगे बड़ा लिखूंगी। ये यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अभी देखना, पद, पद से छोटा छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। अब ध्वनि और वर्ण में भी क्या फर्क होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अक्षर बिल्कुल ठीक है। अब ध्वनि और वर्ण में फर्क क्या होता है? ध्वनि और वर्ण, अब ठीक है अक्षर, ठीक है, ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर होता है? अब एक चीज और नोट कर लेना, मैंने शायद आपको जब डेमो क्लास दी थी तो उसमें र के रूप बताए थे, अगर आपने वो र के रूप देखे हैं तो ध्यान रखना, ये वर्ण, इसको हम, ये जो ऊपर वाला र होता है, ऊपर वाला र, इसको क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। ऊपर वाले र को रेफ बोलते हैं, और वो आधा र होता है। ऊपर वाला र हमेशा आधा र होता है, और कैसे लिखा जाता है? अक्षर से पहले लिखा जाता है, वर्ण, ठीक है, वर्ण, क्लियर है। ध्व, अब ध्वनि, इसको हम, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ध्वनि, ध आधा है, इसको हम ध आधा ही बोलेंगे, ध नहीं बोलेंगे। ध्वनि, ध्वनि तो ध पूरा, ध्व, ध्व मतलब ध आधा व पूरा, ठीक है। वर्ण को लिखा जाता है, ध्वनि को सिर्फ बोला जाता है। वेरी गुड प्रीत, वेरी गुड। ध्वनि क्या होती है? सिर्फ बोला जाता है। वर्ण क्या होता है? लिखा जाता है। ध्वनि जो भी हम बोल रहे हैं, अगर मैंने लिखा, बोला क, तो इट मीन्स ध्वनि है, ध्वनि, ठीक है। और लिख रहे हैं हम तो वो वर्ण होता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई कि वैसे तो क्या है, ध्वनि और वर्ण एक ही इकाई के दो रूप हैं, एक ही इकाई के दो रूप, बट अगर बोला जाएगा तो वो ध्वनि होगा, और लिखा जाएगा तो वो वर्ण होगा। क्लियर है? रेफ, वेरी गुड प्रीत, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखना, अब जहां से आपको लगे यहाँ ये चीज क्लियर है। अब देखना एक और चीज, थोड़ा सा इससे डिफरेंस बता रही हूँ भाषा के बारे में, जो थोड़ा सा मेरे रह गया। देखना, भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? लिखित और मौखिक। लिखित, मौखिक। और एक भाषा का रूप होता है कौन सा? सांकेतिक, क्योंकि अब हम भाषा के सांकेतिक रूप को भी प्रयोग में लाते हैं, है ना। सांकेतिक रूप को भी प्रयोग में लाते हैं। भाषा का सांकेतिक रूप हो गया, लिखित हो गया लिखकर, मौखिक हो गया बोलकर, सांकेतिक हो गया साइन, साइन बने होते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि भाषा का सांकेतिक रूप है। अब जल्दी से मुझे आंसर देना, अगर मैं कहूँ कि चिड़िया चहचहा रही है, चिड़िया चहचहा रही है, तो चिड़िया का चहचहाना यानी कि चिड़िया जो आवाज़ कर रही है उसके बारे में मैं बोल रही हूँ, कू कू करके या चू चू करके जो भी आवाज़ बोल रही है, तो वो भाषा का कौन सा रूप है? मान लो गाड़ी जा रही है, गाड़ी ने हॉर्न बजाया, पों पों, है ना, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, पों पों, कौन सा भाषा का कौन सा रूप है वो? लिखित, मौखिक या सांकेतिक? कौन सा रूप है? रवि अभी तो क्लास शुरू हुई है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इंटरेस्ट आएगा। और वैसे भी ये वर्ण विचार है ना, थोड़ा सा इसमें आपको माइंड खोल के देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि वर्ण विचार वाला थोड़ा सा चैप्टर बोर होता है, बट उम्मीद है कि आप बोर नहीं होगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा बड़ा, ओके, ठीक है। अगर गाड़ी चल रही है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सांकेतिक रूप बोलेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, कोई भी ध्वनि जिसको हम लिखने के लिए हमारे पास मतलब कि सार्थक वर्ड नहीं आ रहे ना हमारे पास, तो वो सांकेतिक रूप में आ जाएगा। अब गाड़ी का हॉर्न बज रहा है या चिड़िया चहचहा रही है या ऐसा कोई भी चीज़, जैसे हम कर रहे हैं,
तो उसको क्या बोलेंगे, सांकेतिक भाषा ही बोलेंगे। ठीक है, सांकेतिक। गौरव, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अभी भी बड़ा लिखने वाली प्रॉब्लम है, अभी भी और बड़ा लिखूं? चलो कोई बात नहीं, और बड़ा लिख दूंगी। ठीक है, उसके बाद देखना भाषा। अगर अब मैं बोलूं कि वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है? वर्ण की डेफिनेशन मेरे ख्याल से सबको पता है कि वर्ण की डेफिनेशन क्या आती है कि जिन ध्वनियों को हम लिख देते हैं या छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको हम वर्ण कहते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। जिसको चिन्हों द्वारा हम प्रदर्शित कर देते हैं उसको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण और अक्षर में क्या फर्क है? ठीक है, वर्ण और अक्षर में क्या फर्क है? अब ध्यान रखना, जल्दी से बताइए वर्ण और अक्षर में क्या फर्क होता है? यस, देखना वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसको वर्ण कहा जाता है। जैसे अगर मैंने बोला क, अ वर्ण है, आ, ठीक है, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े पर आ तो फिर भी अ प्लस में अ हो जाता है, बट वो सजातीय वर्ण में स्वर में आ जाता है। अक्षर क्या होता है? वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अक्षर क्या होता है? अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई, बिल्कुल। अक्षर क्या होता है? अब एक चीज और, अब अक्षर की डेफिनेशन जरूर लिख लेना कि अक्षर और वर्ण में फर्क बता रही हूं। वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है, वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है तो वो अक्षर बन जाता है। अब कैसे? अभी मैंने लिखा क, वर्ण है, बट अगर मैं पूरा क लिख रही हूं इसका मतलब ये अक्षर है। ठीक है, अक्षर में क्या हो सकता है? क अक्षर है, का अक्षर है, क्योंकि मैंने क्या कहा, वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है, क अ जुड़ा था, का आ जुड़ा था, की ई जुड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, ये अक्षर है। जैसे इसको मैं अगर आप अक्षर वर्ण से बनता है, बिल्कुल प्रीत, मुझे लग रहा है काफी नॉलेज है। ठीक है, क्लियर है। अगर बोलूं, मान लो मैंने वर्ड लिखा राम, ध्यान से देखना, राम। अक्षर पूछा जाए अक्षर कितने हैं, तो अक्षर कितने हैं? रा 1 म 2। ठीक है, रा 1 म 2। मैं इसको कहूं वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद किया जाए तो र आ म अ। ठीक है, ये समझ आया। र में आ, आधा र है, र के नीचे हलंत है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आधा र, आ म अ। क्लियर हुआ है यहाँ तक? जल्दी से प्लीज ये बताइए। यस, वन सिफिक, मनदीप, बिल्कुल अक्षर वन से बनता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यस मैम, क्लियर। ओके, बाकी सबका भी क्लियर हुआ है? ठीक है, अगर पूछा जाए वर्ण कितने हैं इसमें, राम में वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4, 4 वर्ण हुए। और अगर पूछे जाए अक्षर कितने हैं, तो अक्षर कितने हैं? 2 अक्षर हुए। क्लियर। अगर हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अगर मान लो ये है, मैंने लिख दिया क्या, क्या, तो कितने अक्षर हैं? वो एक ही अक्षर में आएगा। ये आधा क को पूरा अक्षर नहीं माना जाएगा, तो इसको एक ही अक्षर माना जाएगा, क्या। ठीक है, आधा क और या, तो वो एक ही अक्षर माना जाएगा, यानी कि आधे की कोई वैल्यू नहीं है, अक्षर वो पूरा नहीं बनेगा। ठीक है, ओके,
यस, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि ये देखो थोड़ा स्टार्टिंग है, मुझे पता है आज थोड़ा सा आपको बोरिंग सा लग रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है एक बार, और शुरू से पहले मैं सोच भी रही थी कि कुछ अच्छा सा लेके जाती हूँ आपके लिए, कुछ नया, कुछ दूसरे टॉपिक, बट मुझे लगा शुरुआत यहीं से ही होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं वर्ण विचार ही ले आई, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आगे हम करते हैं वर्णमाला। छोटी छोटी चीजें आपको बता देती हूँ आज मैं। र का भी पहले रूप बताती हूँ, फिर वर्णमाला पे चलती हूँ कि वर्णमाला कौन सी होती है। पहले र के रूप बता देती हूँ, जो मैंने शायद डेमो क्लास में बताए थे, एक बार दोबारा से आपको बता रही हूँ। वर्णमाला, इसमें क्या होता है कि र के रूप, र कैसे कैसे लिखते हैं, और आज आप प्रैक्टिस करोगे प्लीज़ इसकी, क्योंकि आज अभी मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगी, अभी थोड़ा सा जो भी हमारा चल रहा है, आगे के जो भी हम देंगे वो होमवर्क आपको करके आना होगा। अब देखना र क्या होता है, देखो एक हम लिखते हैं प्रश्न, र डाला, एक हम लिखते हैं कर्म, र डाला, एक हम लिखते हैं ट्रक, र डाला। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, बट ये फटाफट से एक बार बता रही हूँ मैं, समझाया था पहले, ठीक है। फिर क्लियर। देखो प्र, देखना प्र, जो भी पैर में होता है ना वो आधा र, भाई पूरा र होता है, और हमारे माइंड में देखो हम इसको क्या से लिखते हैं, प आधा र पूरा, प्र, प आधा है र पूरा है, पैर वाला अक्षर हमेशा पूरा होता है, ये चीज याद रहेगी, पैर वाला अक्षर हमेशा पूरा होता है। प्रश्न, क्लियर। अब देखो कर्म, म आधा, म पूरा है, र आधा, तो र आधा, आधे के नीचे मैं हलंत डाल रही हूँ, उससे पता चलेगा वो आधा है। ट्रक, ट आधा र पूरा, क्लियर है। अब मान लो मेरे को लिखना है, मैं कहती हूँ आशीर्वाद लिखो, या कोई भी वर्ड ऐसा जिसके ऊपर म है, र है, मैं कहती हूँ कि आशीर्वाद लिखो, मुझे नहीं लिखना आता आशीर्वाद, बट कहीं मैंने ये देखा है कि र आधा आता है, तो मैंने आशीर्वाद अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, ये लो आशीर्वाद, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, क्योंकि मुझे पता था र आधा आता है, इसलिए मैंने र के नीचे हलंत डाल दिया। बट ये मानक रूप नहीं है, मानक रूप लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वैसे तो मैंने सही लिखा है, बट ये मानक नहीं है। मानक रूप क्या होता है, जिसकी मान्यता मिली हुई हो उसको कहते हैं मानक रूप। जो हम कहते हैं ना, अब पहले झ, देखो झ ऐसे लिखा जाता था, झ झंडा, बट अब झ ऐसे नहीं लिखा जाता, तो अब झ ऐसे लिखा जाता है, तो अब इसका मतलब ये मानक रूप नहीं है, अब हम झ झंडा ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम झ ऐसे ही लिखेंगे, तो ये मानक रूप हो गया। तो आशीर्वाद ठीक है, बट मानक नहीं है। अब मानक रूप के लिए क्या करते हैं हम, देखो आ शी, अब र आधा है, तो अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर जाएगा, अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर, ये ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, बट ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर तो जाता है, ये तो बात है ही है, बट अगर आगे वाले अक्षर के पास कोई मात्रा हो ना, तो ये मात्रा के पास जाएगा, तो मात्रा है आ की, तो आ के पास जाएगा, ठीक है, तो यहां से बनेगा आशीर्वाद। तो हम आशीर्वाद ना, देखना मोस्टली ऐसे भी लिखते हैं आशीर्वाद, गलत, ठीक है, आशीर्वाद ऐसे भी लिखते हैं, बट वो गलत होता है, ध्यान रखना। अब र कैसे आगे जाएगा, ठीक है, नीचे वाला पूरा होता है, बिल्कुल, नीचे वाला बाद में लिखा जाता है और ऊपर वाला पहले, बिल्कुल, ठीक है। अब ये चीजें बाद में वापस कभी ना बतानी पड़े, जो चीज आज हम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये इतनी चीज क्लियर हो गई। अब वर्णमाला का थोड़ा सा टॉपिक कर लेते हैं। देखो ना, ट्रक का रह गया था, ट्रक, ट आधा र पूरा क, ट्रक, ऐसा नहीं है कि वो दो रह हैं, दो रह नहीं है, ट्रक में क्या है, आधा, हम जब पढ़ते होते थे ना हम, तो ऐसे बोला जाता था ट्रक, भाई र पे ना जोर देना है, ट्रक है तो राष्ट्रीय है, तो ऐसे लगता था इस पे इतना जोर क्यों देना, राष्ट्रीय है। तो बाद में क्या पता चलता है कि वो इसलिए जोर देना होता है कि ट आधा है, ट आधा खत्म होते ही हम र शुरू करना होता है, ट्रक, इसलिए जोर देते थे, ठीक है, समझ आ गया। यस, आशीर्वाद, दिनेश, बिल्कुल, विजय, वेरी गुड, बिल्कुल राइट, ठीक है।
ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब बताओ मुझे वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला क्या होती है? अब जल्दी से बताइए, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? गुरप्रीत सिंह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुरप्रीत सर। अच्छा, जल्दी से बताइए, वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? जल्दी से जल्दी से। वर्णमाला क्या होगी? वर्णों, अगर मैं बोलूं क्या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, क्या ये सही है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, सही है? देखना, एक वर्ड इसमें और लगाना है, वर्णों के समूह को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के ग्रुप ऑफ वर्ण, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ण, ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित और लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं बोलूँ ग ज प ट त, तो वो वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला का मतलब, अगर आप बच्चे की कॉपी में काम देखते हो ना, ऊपर लिखा होता है ना वर्णमाला, इसका मतलब आप अ से उसको लिखवाना शुरू करोगे और ज्ञ ज्ञानी तक, तब ज्ञ ज्ञानी तक चलता था, अब श्र भी आ गया, ज्ञ ज्ञानी तक लाइन वाइज लिखवाएंगे वर्णमाला। ठीक है, अगर उसने ऊपर वर्णमाला, मैडम ने ऊपर वर्णमाला लिख के दिया है, तो इसका मतलब अ से शुरू करके ज्ञ तक लाइन वाइज लिखवाएंगे, इसलिए उसको व्यवस्थित बोला जाता है। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोला जाता है। ठीक है दिनेश, ट्रक, बिल्कुल यही वाला ट्रक, वर्णों के सार्थक समूह को। ठीक है, सार्थक अर्थ तो देगा ही देगा, वो व्यवस्थित भी ऐड करो, व्यवस्थित समूह को। ठीक है, अब मानक हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं आपको पता है? उच्चारण की दृष्टि से स्वर अलग और व्यंजन अलग होते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि उच्चारण की दृष्टि से जो हैं वो 45 वर्ण हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 45 कैसे हैं? वर्ण तो 52 होते हैं। ठीक है, बट उच्चारण की दृष्टि से, यहाँ ध्यान रखना है, उच्चारण की दृष्टि से 45 वर्ण होते हैं। अब कैसे होते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को? प्रीत, बिल्कुल, दिनेश, विजय, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, वर्णों के उच्चारण के आधार पर उसको क्या कहेंगे कि हम वर्णों के कितने रूप होते हैं, कितने 45 वर्ण होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसमें अभी मैं आपको सारा बताऊंगी। 10 स्वर, ठीक है, और 35 व्यंजन। विजय, बिल्कुल, ठीक है, 10 स्वर और 35 व्यंजन। पर ये ध्यान रखना किसके? उच्चारण की दृष्टि से, ओनली उच्चारण की दृष्टि से। अदरवाइज कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। किसकी दृष्टि से होते हैं? लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर। कितने वर्ण? 52 वर्ण। ठीक है, लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 52। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देखना 52 में, अब मैं 52 वर्ण का थोड़ा सा वर्णन कर रही हूँ कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं। अगर हम ये बोले ना स्वतंत्र रूप से, जिसमें देखो 13 स्वर आ जाते हैं। अब आप बोलोगे 13 तो स्वर नहीं होते, क्योंकि पेपर में एक एक चीज अलग अलग पूछी जाती है। अब मैं अभी आपको 13 स्वर बोल रही हूँ, कहेंगे, आप कहोगे कि 13 कहाँ से होते हैं? 11 होते हैं या 10 होते हैं। आपने यहाँ पे कहा 10 होते हैं, वो आपको सारे बताऊंगी मैं कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, 13 स्वर, 35 व्यंजन, और जो 4 होते हैं ना वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए।
उच्चारण की दृष्टि से 45 वर्ण, लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। अब स्वरों के बारे में भी बता दूं तो स्वरों के बारे में, अगर ये जो मैंने 13 स्वर लिखे हैं ना, 13 स्वर, ये कौन सी दृष्टि से होते हैं? परंपरागत दृष्टि से, ठीक है। यानी कि परंपरागत तौर पर अगर बोला जाए, परंपरागत यानी कि बहुत जो हमारे चली आ रही है, उस दृष्टि से पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो 13 होते हैं, क्योंकि तब जो है कोई अयोगवा नहीं गिना जाता था। बट अब क्या किया गया है, मूलतः स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। मूलतः स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। बट उच्चारण की दृष्टि से इस मूलतः स्वर में री ऋषि शामिल है, ठीक है, री ऋषि शामिल है मूलतः दृष्टि से। यहाँ पे मूलतः स्वर कितने हैं? 11। परंपरागत स्वर कितने हैं? 13। और उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए स्वर कितने हैं तो री ऋषि कट गया है, तब 10 स्वर हैं, ठीक है। तब कितने स्वर हैं? 10 हैं। वो 2 जो हैं वो, सॉरी, इसमें जो उच्चारण में री ऋषि कट गया है, ठीक है। उच्चारण में ध्यान रखना, सिर्फ उच्चारण की दृष्टि से री ऋषि अभी कटा है। री ऋषि को शामिल क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि री ऋषि जब हम बोलते हैं री, उसका जो उसको ऐसे लिखा जाता है री, इसको देखो हम ऐसे लिखते हैं री, ठीक है। तो री और उसका उच्चारण जो है वहां पर जीभ टच करती है ऊपर वाले को, री। तो अदरवाइज कोई भी स्वर है उसको टच नहीं करा जाता है। अ आ ई उ, ठीक है, ए ऐ ओ औ, तो कहीं भी जीभ टच नहीं कर रही है, सिर्फ री ऋषि में जीभ प्रॉपर टच करती है। तो इसलिए री ऋषि को उच्चारण की दृष्टि से हटा दिया गया है, बट अभी लेखन की दृष्टि से नहीं हटाया गया है। तो मूलतः स्वर 11, जिसमें री ऋषि भी शामिल है। क्लियर है? ओके, 2 अयोगवा ऐड हो जाते हैं, 2 अयोगवा बिल्कुल, ठीक है। अभी स्वर, बस अभी मैंने इतना बताया कि स्वर कितने होते हैं, कितने कितने, ये याद रहेंगे। 2 अयोगवा होते हैं, अयोगवा। अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अंग और अह, ठीक है, अंग और अह, 2 अयोगवा होते हैं। अब ये ध्यान रखना, अंग बिंदी है, इसको बिंदी वाले को अनुस्वार बोला जाता है। अनुस्वार क्या होता है? जिसमें बिंदी आती है। यहाँ विसर्ग आती है, इसको देखो, अंग है, इसको क्या बोला जाता है? है की वॉइस आती है, इसको विसर्ग बोला जाता है। विसर्ग का मतलब बिंदी, उसको साउंड में क्या लेते हैं? ह साउंड में लेते हैं, ठीक है। उच्चारण में क्या लेते हैं? ह लेते हैं विसर्ग को। अनुस्वार बिंदी होती है, अनुस्वार बिंदी होती है। के पार्ट को टच होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ रही है? मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ रही होगी। आगे मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि इसमें देखो, वर्ण विचार है, बार बार मैं ये कहूँगी वर्ण विचार है, बोर तो थोड़ा सा हो गए, बट ओपनली माइंड से एक बार इसको कर लोगे ना, आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको जब एक बार सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी ना, उसके बाद आपको इन चीज़ों में डाउट, क्योंकि अब इनसे एचटेट में तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चीज़ों में से। तो अगर हमने हिंदी करनी है तो बेसिक से अच्छे से करें, ताकि हर चीज़ हमारी क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अनुनासिक बताती हूँ, अनुस्वार बताती हूँ और विसर्ग में फर्क बताती हूँ। ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। वेरी गुड प्रीत। अयोग वह, ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, बट अभी मैं दोबारा बताऊंगी जब ये आएंगे। अभी तक आपको सब समझ आ गई? जल्दी से
कट करूं? ठीक है, आप यस नहीं बोलते तो फिर मैं कट कर ही देती हूँ। ठीक है, अब देखना थोड़ा थोड़ा अंतर समझ लेते हैं कि किस किस में क्या क्या अंतर होता है। अनुनासिक, अनुस्वार, चलो पहले अनुनासिक। अब एक और चीज लिखने वाली हूं जो मुझे बताना आपने कि क्या पहले ये नाम सुने हुए आपने, निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर तो ठीक है, क्योंकि मुझे अभी जब सबसे पहले वो कह रहे कि मैम बोर हो रही हैं, तो चलो अनुस्वार, अनुनासिक, निर्नुनासिक। और उसके बाद एक चीज विसर्ग, विसर्ग का तो अभी वैसे मैंने बता ही दिया, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा और बता देती हूँ। ये 4 चीजें होती हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ठीक है, और आजकल क्या होने लगा है, आजकल इनकी ना डेफिनेशंस आ जाती हैं, और जब डेफिनेशंस ऐसे आ जाती है ना, जब हवा नाक मुंह से बोली जाए, ये करी जाए, तो कंफ्यूजन हो जाती है। अरे नाक मुंह से कौन सी बोली जाती है, हम वहाँ पे सांस ले लेके देखते हैं, अच्छा कहाँ से सांस आ रही है, हमें नाक से आ रही है या मुंह से आ रही है, तो क्या किस में क्या फिट बैठेगा, है ना, तो वो चीज़ देखने लग जाते हैं। ओके ठीक है, लास्ट वाला नहीं सुना, वीडियो कट हो गई थी। ओके चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना तो पीडीएफ आएगी, वहाँ से आपको कोई डाउट होगा तो आप एक बार बता देना कि ये चीज़ डाउट में थी। ठीक है, हाँ अगर क्लियर हो रहा हो तो वाई लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि यस हो गया, आगे मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक, निर्नुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है, बिंदी वाला। अनुनासिक क्या होता है, चांद बिंदी। निर्नुनासिक क्या होता है वो बाद में बताऊंगी, और विसर्ग तो अभी मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब जल्दी से बताते हैं। थर्ड वाला नहीं सुना, हाँ मुझे वही पता था, निर्नुनासिक, बट ये वर्ड अब क्योंकि पहले ना हिंदी इतनी डीपली आ नहीं रही थी पेपरों में, अब हिंदी डीपली आ रही है, तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसे था कि कोई रह ना जाए आपके लिए, तो इसलिए निर्नुनासिक भी को भी लाना जरूरी था। चलो अब करते हैं, अब इसको याद करने का तरीका बताती हूँ थोड़ा सा। अनुस्वार बिंदी वाला, ठीक है, अनुनासिक चांद बिंदी वाला, इसमें थोड़ा सा फर्क होगा। अगर हम बोलते हैं जैसे चांद बिंदु वाला है, जैसे हमने क्या बोला, मान लो आंसू बोला, आंसू, तो स्ट्रेस पड़ता है, आंसू। ठीक है, ऐसा कुछ वर्ड बोलते हैं चांद बिंदु वाले, ना जी को नहीं सुने। ओके, अब तो मुझे ये शायद विजय ये लैंग्वेज भी आने लगी, को नहीं सुने, कोई बात नहीं, अभी मैं सुना देती हूँ आपको। यहाँ देखना, अनुनासिक में, अनुनासिक, नासिक का तो मतलब पता है नाक, अनु, यहाँ ध्यान रखना है आपने नाक व मुख दोनों से। ठीक है, इतना लॉजिक तो नहीं बनेगा इसका, बट ध्यान करना, अनुनासिक, नासिक के पीछे पीछे, नासिक के पीछे पीछे कौन चलता है, मुख भी चलता है ना, तो ये इसका जो उच्चारण होगा चांद बिंदु वाले का, उसका जो उच्चारण होगा नाक व मुख दोनों से होगा, ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, अनुनासिक, नासिका के पीछे, नासिक मतलब नाक, नाक के पीछे यानी कि मुंह भी चलेगा, तो नाक व मुख दोनों के द्वारा इसका उच्चारण होगा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। हंसना, बिल्कुल मैम अभी बता रही हूँ, डोंट वरी, कॉम्प्लिकेटेड मत करो प्लीज, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड कर रही, बस मैं यही चीज बता रही हूँ। नाक व मुख दोनों आ जा रहा है, उसमें क्या होगा, चांद बिंदु लग जाएगा। ठीक है, स्वरों का उच्चारण जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं नाक से और मुख से दोनों से उच्चारण होगा उसका। ऐसी डेफिनेशन आई तो वो कौन से होते हैं, अनुनासिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, अनुस्वार, अनुस्वार वहां पे क्या होगा, बिंदी आएगी, तो इसका उच्चारण जो है सिर्फ और सिर्फ नाक से निकलेगा।
अनुस्वार, ओनली नाक से, ठीक है। इसका उच्चारण क्या होगा, ओनली नाक से होगा। अंक, अंक, ठीक है, तो ओनली नाक से इसका उच्चारण होगा। और निर्नुनासिक को कुछ नहीं होता है, देखो अभी मैंने निर्नुनासिक, निर यानी कि नासिका के बिना, अब नासिका के बिना है तो वो किससे उच्चारण होगा, ओनली मुख से, ठीक है। उस किससे उच्चारण होगा, ओनली मुख से। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड बोले जाते हैं ओनली मुख से उच्चारण, ये किसकी बात कर रही हूँ, नाक व मुख से किसकी बात कर रही हूँ, उच्चारण की बात कर रही हूँ, ठीक है। किसी भी चीज का उच्चारण जहाँ पर जान बिंदु लगी होती है, बिंदी लगी होती है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता। जैसे हम आप कॉमन वर्ड बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया इधर उधर से चलते रहो, कोई बिंदी नहीं आई, जहाँ पर बिंदी यूज नहीं हो रही, हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोला जाता है निर्नुनासिक, यानी कि नासिका के बिना। याद हो जाएगा। देखो अनुनासिक थोड़ा सा कर लेना, अनुनासिक, नासिक के पीछे जाएंगे तो नाक और मुख दोनों आएगा उनका उच्चारण। अनुस्वार, तो अनुस्वार यानी कि स्वर के बाद, यानी कि बस थोड़ा सा लॉजिक जैसे मर्जी लगवा लो कि वो नाक से। निर्नु यानी कि नासिका के बिना, नासिका के बिना तो ओनली मुख से, ठीक है। ये तीन चीजें क्लियर, याद रहेगा। उसके बाद विसर्ग, विसर्ग तो अभी मैंने बताया था ह का उच्चारण होता है, ह का उच्चारण होता है, ठीक है। आज इतना ही करवा देना। हाँ, मैं भी बस सोच रही थी कि आज क्योंकि ये वर्ण विचार है ना, 3-4 दिन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, तो 3-4 दिन में वर्ण विचार खत्म कर दूंगी। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये सारी चीजें, उसके बाद अच्छे वाले टॉपिक चलेंगे, बट ये टॉपिक करवाने भी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आज इतना ही, मैं भी ये सोच रही थी बस आज इतना ही करवाती हूँ। बटरफ्लाई नहीं आती क्या अब? हाँ सही बात है, ओनली माउथ, मनदीप सैनी, अमरजीत। एग्जाम्पल भी दें, एग्जाम्पल दे तो दिया, जैसे इधर उधर से, ठीक है। अगर अब मैं बोल रही हूं आव, गांव, गांव, जिसके ऊपर चांद बिंदु लगी होती है, गांव, ठीक है। और नाक से अंत, अंत भला तो सब भला। अब इन तीनों को थोड़ा सा आप बोल के देखोगे तो आपको अपने आप अंतर समझ आएगा। आ गया मैम, ठीक है। हाँ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का नहीं अच्छा है ना बटरफ्लाई। चलो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ समझ आया होगा। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी तो बहुत कुछ तो नहीं कह सकती, पर कुछ तो समझ आया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय। कल परसों मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट के साथ।